नमस्कार। दिल से के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि जज का समाज में क्या रुतबा होता है और जज की जिम्मेदारी क्या होती है। क्योंकि लोकतंत्र में पहले तो आपको मालूम है कि राजा महाराजा होते थे, वही फैसला करते थे और वही न्याय करते थे। और जब से लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आई, दुनिया में डेमोक्रेसी आई, कई देशों में डेमोक्रेसी आई, तो ये तय किया गया कि जो जज है ना वो फैसले करेगा और जो पार्लियामेंट है या सरकारें हैं वो अपने फैसले करेंगी और वो फैसले सही हैं या नहीं सही हैं वो जज तय करेंगे। अब आपसी में भी बड़े झगड़े होते हैं, इंसानों के झगड़े होते हैं, परिवारों के झगड़े होते हैं, उस पर भी जज फैसला करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं ना वो सरकार के प्रति होते हैं। मतलब कि सरकार एक तरफ और सिटीज़न नागरिक एक तरफ या कंपनी एक तरफ, और उस कुर्सी पे जो बैठा है वो तो लगभग भगवान है। क्योंकि लोगों का भविष्य, कंपनीज का भविष्य, सरकारों का भविष्य उसके हाथ में है। तो निश्चित रूप से उसको जब फैसले करने होते हैं तो सोच समझ के फैसले करने होते हैं और एक मापदंड होना चाहिए, किस रवैये से मैं फैसला करूं, किस सोच के साथ मैं फैसला करूं। तो इसके लिए भी तय हुआ है, कई जजमेंट से तय हुआ है कि जज को इस तरह से फैसला करना चाहिए तो ऐसा ना लगे कि किसी के पक्ष में फैसला हो रहा है, ऐसा ना लगे, समाज को लगे कि ये जज किसी के प्रति सहानुभूति है और उसके प्रति फैसला करना चाहता है। तो ऐसे कई मापदंड सुप्रीम कोर्ट ने भी तय किए। अब एक उदाहरण के तौर पे जज की किसी कंपनी में पैसा लगा हुआ है और वो कंपनी का केस जज के पास आ जाता है, तो निश्चित रूप से जज कहेगा साहब मैं तो इन्वेस्टर हूँ इस कंपनी में, मैं नहीं सुनूंगा ये केस। लेकिन अगर जज के पास कोई टाटा की शेयर होल्डिंग है तो ये तो नहीं है कि टाटा का केस नहीं सुनेगा, तो करोड़ों लोग की शेयर होल्डिंग होगी टाटास में। तो इसमें बारीकियां भी बहुत हैं। दूसरी बात यह है कि जज इंसान होता है और इंसान होते के नाते उसकी कमज़ोरियां भी होती हैं, और लेकिन उसको कमज़ोरी से उठकर फैसले देने होते हैं। और जब समाज का विश्वास न्यायपालिका से उतर जाए तो फिर लोकतंत्र पे खतरा हो जाता है। अब आप सुना होगा पीछे स्वर्णकांता शर्मा जी, केजरीवाल साहब ने उनके एक पिटीशन डाली और कहा कि आपको मेरा केस नहीं सुनना चाहिए। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के सामने आ चुका है कि न्यायपालिका का रवैया फैसले देने पर, केस सुनने पर क्या होना चाहिए। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे पास 3 ऐसे अधिवक्ताओं को हम बुलाएं जिनकी जानकारी भी है और देश में उनका रुतबा भी है। तो सबसे पहले तो विवेक जी, थैंक यू वेरी मच। आप 2 बार आप राज्यसभा के मेंबर रहे, 2016 फिर 2022, और आपके पिताजी भी एक जज थे, हाई कोर्ट के, जबलपुर हाई कोर्ट में जज थे जी। एंड आप सीनियर एडवोकेट 1999 में हो गए थे और 2003 तक आप एडवोकेट जनरल रहे, और फिर आप यू आर द यंगेस्ट एडवोकेट जनरल जी, और फिर आप एडिशनल सोलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। पहली बार मध्य प्रदेश से कोई एडिशनल सोलिसिटर जनरल हुआ तो आपकी पहल थी उसमें। व्यापम स्कैम में आपका ख़ास तौर पे बहुत एक योगदान रहा। आपने विसल ब्लोअर के बड़ी सहायता की और उजागर किया स्कैम को, और कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट में भी आप मेंबर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप सामाजिक काम बहुत करते हैं, विकलांगों के करना। आपने अपने पिताजी के नाम पे जस्टिस तनखा मेमोरियल ट्रस्ट, वहाँ आपके जो स्कूल के बच्चे हैं विद डिसेबिलिटीज़, और आप उनकी देखभाल करते हैं। ब्लड बैंक, 5 ब्लड बैंक्स आपने मध्य प्रदेश पब्लिक हॉस्पिटल्स में आपने इस्टेब्लिश किए हैं, और एक जस्टिस तनखा मेमोरियल रोटेरियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन भी आपने बनाई है। और जिस तरह से आपने सामाजिक काम किया है ये सारे देश में
उसकी चर्चा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। संजय जी, मैं तो आपको हमेशा टीवी पे देखता रहता हूँ, वैसे तो कोर्ट में भी अक्सर मिलता हूँ, और जिस तरह से आप राइट्स, ह्यूमन राइट्स के प्रति आप ठोस बहस करते हैं, आपको यही पहचान है आपकी देश में कि सिविल लिबर्टीज का मामला हो, फ्री स्पीच का मामला हो, आप वहाँ खड़े रहते हैं। और आपने प्रैक्टिस मुल्ला से शुरू की, और आप फिर 1990 में दिल्ली आ गए। वैसे हैं आप कर्नाटका से, लेकिन आपने लॉ महाराष्ट्र से किया, बम्बई से किया, और 96 से 2004 तक आप यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल में रहे, और कावेरी कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स में आपका बड़ा योगदान रहा। और मुझे याद है कि निर्भया केस में आपको सुप्रीम कोर्ट ने अमाइकस क्यूरी बनाया था, और शाहीन बाग के मामले में भी आपको इंटरलॉक्यूटर की हैसियत से आपको भेजा था कि किसी तरीके से समझौता हो सके। और एनआरसी, आप हम सब लोग एनआरसी का विरोध करते रहे हैं, आप भी उनमें से हैं। और हिंदू में हो, जब भी खोलता हूँ हिंदू आपका आर्टिकल तो मुझे हमेशा दिखता है, इंडिया टुडे हो या ट्रिब्यून हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मीनाक्षी जी, आप 1985 से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती आ रही हैं, सीनियर एडवोकेट बनी आप 2013 में, और बैचलर डिग्री आपने बड़ौदा से की, और फिर आप वॉशिंगटन में आपने एक गुडविन और सोबल फर्म थी, उसमें आपने काम किया, और फिर 1990 में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर दी। 2006 से 2013 तक, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप इलेक्शन कमीशन के वकील रही। तो उस समय इलेक्शन कमीशन का रवैया क्या था और आज के रवैये में, उसके बारे में एक और दिल से के एपिसोड में आपको बुलाएंगे। 2010 में यू वर रिकमेंडेड एक्चुअली टू द सुप्रीम कोर्ट, व्हिच शी थॉट दैट शी विल नॉट बी एक्सेप्टेड, सो शी डिक्लाइंड इट। इट्स अ वेरी 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 बिग ऑनर। फिर विशाखा गाइडलाइंस में आपने योगदान दिया 1997 में, और फिर साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ डायरेक्शंस हुई कि भाई ट्रायल प्रोसीजर्स में जो विक्टिम फ्रेंडली चिल्ड्रन होते हैं, इस कैसा रवैया होना चाहिए। तो आपने कई ऐसे जेंडर के बारे में काम किए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं विवेक जी आपसे शुरुआत करता हूँ कि जज का इतना बड़ा रुतबा है, तो उस कुर्सी पे बैठ के उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए जब साइल और क्लाइंट उसके सामने आए, एक तरफ स्टेट हो और एक तरफ प्राइवेट पार्टी हो। कपिल जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में जजेस कोई कोलिजियम से नहीं आते थे, नॉर्मल प्रोसेस से आते थे, और उस वक्त का जो जजेस का रुतबा था वो आज भी मेरे माइंड में एम्बेडेड है। ना उनके पास सिक्योरिटी थी, ना उनके पास झंडा था, ना डंडा था, मगर शहर उनको इज्जत की नज़रों से देखता था, उनके नाम से सम्मान झलकता था। ये जो डिटेरियोरेशन मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा है, ये सोसाइटी का डिटेरियोरेशन है। ऐसा नहीं कि जब सोसाइटी डिटेरियोरेट होती है तो जुडिशरी भी उस सोसाइटी का पार्ट है। पॉलिटिक्स भी डिटेरियोरेट हुई, सब कुछ डिटेरियोरेट हुआ, पार्लियामेंट भी डिटेरियोरेट हुआ। तो आप जो कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ कि मैंने जो मार्क्ड डिटेरियोरेशन इन स्टैंडर्ड्स देखा है, इट इज़ स्टार्कलिंग। मतलब देखने से भी मेरे को ऐसा लगता है कि क्या मैं जिस वक्त प्रैक्टिस में आया था वो कोई और जुडिशरी थी, और आज मैं जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो क्या कि कोई और जुडिशरी है। कानून तो वही है, कॉन्स्टिट्यूशन तो वही है, बट लोग बदल चुके हैं, जज भी बदल चुके हैं, जज भी बदल चुके हैं। और हमको सोचना पड़ेगा एज अ कंट्री हाउ टू गेट बैक टू दोज ओल्ड टाइम्स, वैल्यू का पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम वैल्यू सिस्टम्स वापस नहीं लाएंगे, बिलीव मी, इस कंट्री का तो कोई किस किस्म के वैल्यू सिस्टम्स होने, जैसे रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज 1997 में हुई, उसके बाद दोबारा हुई 2003 में, तो किस किस्म की वैल्यू सिस्टम? देखिए, लिखित रूप में तो हम वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन आपका जो रवैया रहता है वो उससे कहीं दूर रहता है। नहीं जी, बेसिकली जो एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जो कॉन्डक्ट के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जो कंडक्शन के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, कॉन्डक्ट के स्टैंडर्ड्स में सो हाई। मैंने तो अपने पिताजी के वक्त देखा है, वी हैड पीपल लाइक जस्टिस जीपी सिंह, जस्टिस एपी सेन, जस्टिस जेएस वर्मा, माय फादर, आई मीन दे वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। शाम के वक्त वो लोग बैठ के चाय पीते थे। वो लोग अपनी परछाई से भी डरते थे, बुराई तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई उनकी परछाई की बुराई कर देता तो शायद वो लोग 2 दिन खाना नहीं खाते। वो जुडिशरी कहाँ है कपिल जी? आजकल तो गणपति में मतलब कि प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते हैं जज के यहाँ। वो तो अनसीन अनहर्ड था उस वक्त, जबकि कैमरास नहीं थे तब, कोई पिक्चर भी नहीं ले सकता और था। गोगोई साहब के मामले में वो खुद कोर्ट में बैठ जाते हैं प्रिजाइडिंग एज अ ये प्रिजाइडिंग तो जज। मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि पुराने जमाने में ये चीजें संभव थी जो मैं आज देखता हूँ। तो इसका मतलब कि जो सच्चाई तो ये है कि मैं समाज में कई लोगों से बात करता हूँ, हिंदुस्तान के कई लोग हमारे पास आते हैं तो वो भी, उनका जो विश्वास भी है वो लड़खड़ा रहा है। नहीं, 2 कारणों से। एक तो एरियर्स, सुनवाई नहीं हो पाती है। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है लोअर कोर्ट्स में, लाखों केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में। कौन किस उसका जिम्मेदार तो खैर मैं नहीं समझता। अपन सब भी हैं, अपन सब भी हैं। हम सब जो उसके जिम्मेदार हैं वो जुडिशरी के उसको तो नहीं, उनको जजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो सिस्टम मेरे ओपिनियन में कोलैप्स कर रहा है। आप बताइए संजय जी, आपका क्या विचार है इसके बारे में? नहीं, देखिए सर, प्री लिबरलाइजेशन इंडिया 91 से पहले जो इंडिया थी और आज के इंडिया में बहुत फ़र्क है। मैं तो 91 में जब मैं दिल्ली आया था तो सुप्रीम कोर्ट के आप पार्किंग लॉट देखिएगा, आपकी इकलौती एक एस्टीम होती थी सफ़ेद वाली, मुझे अब भी याद है, 3 या 4 गाड़ियाँ होती थी। आज के ज़माने में देखिएगा कि कोई जूनियर भी आ जाए एक बड़ी गाड़ी लेके आता है। अगर बार में खुद पैसों की इतनी भूख है तो जो बाहर से उस पार गए हैं वहाँ भी थोड़ी बहुत भूख तो चली जाती है। तो ये जो एक कंज्यूमरिस्ट कल्चर आ गया है, और जैसे तंका साहब ने कहा कि हमारे जो वैल्यूज़ है वो आज के बच्चों में, आज के लोगों में है नहीं। तो शायद हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि हमारे समाज में किसको अहमियत देंगे। आज तो हम सिर्फ पैसों को अहमियत देते हैं और पैसा ही पावर है। जिसके पास पैसा है वो पावर, वो अपना रुतबा दिखाता है, और जिसके पास पावर है वो पैसा इसलिए बनाता है कि जब वो पावर में ना रहे तब भी पैसे के पावर से चले। तो सिस्टमेटिक डिटेरियोरेशन समाज में है, सड़क पे है, और वो न्यायालय तक भी पहुंच गया है। पर न्यायालय में एक, जैसे तंका साहब ने कहा था, जस्टिस वर्मा या जस्टिस एपी सेन, उनका जो ज़माना था वो लोग सिर्फ अपने पर्सनालिटी और अपने जजमेंट्स के तहत अपना रुतबा बनाते थे। आजकल तो जैसे आपने कहा कि कोई गणपति दिखा देता है, कोई कुछ और दिखा देता है, भाषण देने वाले बहुत है, जजमेंट देने वाले कम है। नहीं, आपसे मैं तो एक पाचीदा सवाल पूछता हूँ। देखिए, ये कहते हैं कि जज को किसी क्लाइंट के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, उसके साथ दोस्ताना नहीं करना चाहिए, वकीलों के साथ भी दोस्ताना नहीं करना चाहिए जी। ये उनकी स्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट ऑफ जी वो है। और अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से कोई आपको कहेगा कि साहब ये आपका बड़े दोस्त हैं, इसका केस मत सुनिए। जी। अच्छा, सबसे बड़ा लिटिगेंट स्टेट है जी। और स्टेट में चीफ मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, तो आप मंत्रियों के घर जाओगे, मंत्री आपके घर आएंगे, ठीक है ना, फिर आप रोज़ के रोज़ स्टेट के केस ही सुनते हो ना। तो निश्चित रूप से कोई कह सकता है कि भाई आपको मंत्री के साथ इतना दोस्ताना नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, आपको चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं करना चाहिए, आपके घर उनको नहीं आना चाहिए। आप देख लीजिए, अमेरिका में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, कोई न्यायाधीश जाता है ऐसे? ये तो हिंदुस्तान में होता है। और सबसे बड़ी लिटिगेंट कौन है? स्टेट। तो अगर दोस्ताना किसी एक शख्स के साथ नहीं कर सकते, अगर वो लिटिगेंट हो, तो अगर स्टेट के साथ दोस्ताना करो तो शंका नहीं पैदा होगी।
बहुत शंका पैदा होती है सर। और हम तो उदाहरण देख रहे हैं, और हर जज के जो सब रिश्तेदार है, जिनको पैनल्स है, ये वो वगैरह, तो उससे ये शंका होता है कि ये सिर्फ उनकी जजमेंट सिर्फ स्टेट सेंट्रिक नहीं है, एक पॉलिटिशियन के पक्ष में होता है या एक पार्टी के पक्ष में होने लगता है। तो जजों को का जो रवैया होना चाहिए, मुझे याद आता है कि जब चीफ जस्टिस वेंकटाचलैया चीफ जस्टिस की शपथ लिए थे, तब थे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। उन्होंने कहा कि अब आप चीफ जस्टिस बने हैं, हमें ये आशा है कि रिलेशनशिप्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी विल बी कॉर्डियल। तो वेंकटाचलैया साहब ने देख लिया, रिलेशनशिप्स कभी कॉर्डियल नहीं हो सकते हैं, सिर्फ करेक्ट हो सकते हैं। तो वो है, क्योंकि जज जो है वो आप कितने भी ऊंचे ओहदे पे हो, आपसे ऊपर है, क्योंकि उनको फैसला करना है कि आपके जो एक्शंस है सही है या गलत है। सिस्टम में जुडिशरी एक ब्रेक होता है। आजकल मुझे लगता है कि ब्रेक नहीं, एक्सेलरेटर बन गया है, कि अगर कुछ करना चाहते हैं तो पहले से कोर्ट से ऑर्डर ले लो और फिर चला दो, बुलडोज़र चला दो या कुछ भी चला दो, किसी और से एक पिटीशन फाइल कर दो। दिल्ली हाई कोर्ट में तो हुआ है कि ये इंक्रोचमेंट है, ये वगैरह, और फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन बोल देता है कि जज का ऑर्डर है, हम सब उड़ा देते हैं। तो ये ब्रेक को छोड़ के एक्सेलरेटर बनना, ये बहुत ही डेंजरस है। मीनाक्षी जी, आपका ख्याल इसके बारे में? बहुत चेंज है फ्रॉम द टाइम हमने जब एंटर किया था प्रोफेशन में और आज की तारीख में। देयर वाज अ रिस्पेक्ट जो एक जज कमांड करता था, एंड ऑर्डिनरीली आप कमांड कैसे करोगे? एक आपकी जजमेंट्स के थ्रू, एक आपकी इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस के थ्रू जब आप बेंच पे बैठते हो, ताकि आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि आपने इस मैटर में किसी और वजह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की है। जब वो उंगली उठने लगती है और बहुत दफ़ा उठती है, बार बार उठती है, तो एक पूरे इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी नीचे आती है। और जो अब दिख रही है कि द इंस्टीट्यूशन इज़ बीइंग हर्ट। पहले कोई एक जज होता था या 2 जज हुए, 3 हुए, आज एक इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है। जिस दिन इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी स्टेक पे होगी तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? कैंगरू कोर्ट्स। पीपल विल मूव अवे फ्रॉम द कोर्ट्स which have been set up to kangaroo courts, and justice will be something very different. अब उस पे मीम्स हैं, और उस दिन मेरे को किसी ने एक फॉरवर्ड किया जो बहुत ही क्यूट था। पहले तो मैं हंसी, एंड देन I was myself shocked because I said, oh my God, this is serious. It was like मीम के हम आपको गुंडा प्रोटेक्शन देते हैं, आप हमें कांटेक्ट करिए, आपको किस चीज़ में प्रोटेक्शन चाहिए, सड़क पे चाहिए, हमारे गुंडे सारे वेरीफाइड हैं, हमारे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। यू नो, इट वाज अ मीम दैट समबडी हैड मेड अप, बट द पॉइंट इज आप उसको ट्रांसलेट करिए। जब आपको ये सिस्टम में फेथ नहीं रहेगा और जस्टिस नहीं मिलेगी, तो इट इज़ नॉट फार अवे। जब आप उस लाइन पे आप जाएंगे तो वेयर डू यू लीड द कंट्री टू एन एनार्की, इज व्हाट आई वुड आस्क माई सेल्फ। एंड दैट इज व्हाई आई से कि अभी भी इस डिक्लाइन को स्टेम कर सकते हैं। बहुत आगे जा चुका है लेकिन स्टेम कर सकते हैं। हाउ वी डू इट इज अनदर थिंग। आजकल मैं देख रहा हूँ, मीनाक्षी जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज के दिन में जो हेट स्पीच के जो क्राइम होते हैं, जो हिंसा होती है हेट स्पीच के आधार पे, बुलडोजर चलते हैं, लिंचिंग होती है, और भाषण ऐसे भावुक भाषण होते हैं कि वायलेंस होती है, और कोर्ट कुछ करता नहीं है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि कानून में ऐसे प्रावधान हैं कि अगर कोई हेट स्पीच हो तो आप कानून के आधार पे आगे बढ़िए। लेकिन अगर कानून के आधार पे आगे बढ़ें तो जज तो कुछ करते नहीं हैं, तो फिर जाएं कहाँ? कानून के द्वारा जज कुछ करेंगे नहीं। जज कहेंगे कि कानून है,
तो कानून लागू होता नहीं है। अगर लागू होता है तो जज उसको नज़रअंदाज कर देता है, तो फिर कहाँ जाएगा? ये तो बड़ी गंभीर बात है ना। इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस इशू, और ये इशू आज का नहीं है, और अभी रिसेंट ईयर्स में इट हैज़ टेकन अनदर लेवल ऑल टुगेदर, बट दैट्स अ सेपरेट मैटर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट। बट अगर जज इन्फोर्स नहीं करेगा, इसीलिए तो जज के रुतबे की और उसका जो रवैया है उसके ऊपर सवाल तो यही है ना। अगर जज कानून को इन्फोर्स नहीं करेगा तो फिर जो साइल है, जो विक्टिम है, वो जाएगा कहाँ? कपिल जी, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आपके हेट स्पीच पे केसेस पेंडिंग हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऑन द फेस ऑफ इट करेक्ट आर हेट स्पीचेस, That's right. जो इवन द जजेस एक्सेप्ट के एक्शन शुड बी टेकन। अब उस पे स्टेट एक्शन नहीं लेगी बिकॉज उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जब आप वापस आते हैं कोर्ट को और कहते हैं कि प्लीज़ आप इनको लीजिए, इनको डिसाइड करें, इस पे डायरेक्शंस दें, तो उसको प्लीज़ ठंडे बस्ते में मत डालें। और जब आप उसको नहीं लेते हो विद अर्जेंसी, विद दैट सीरियसनेस दैट इज एक्सपेक्टेड, आप एक गलत मैसेज देते हैं सोसाइटी को यही about the बहुत भारी institution. problem है। हाँ, ये केवल हेट स्पीच की बातें नहीं है, कोई हर चीज़ में। देखिए, जब महाराष्ट्र की सरकार बनी, एक फैसला हुआ और वो पिटिशन आज तक पेंडिंग है, इतने साल हो गए। डिफेक्शन का मैटर आता है तो उसके फैसले नहीं होते। हाँ, अभी देखो आम आदमी पार्टी के 7 लोग, मतलब कि 2 MLA पंजाब में और 7 MP हो गए उनके, ठीक है, और कोई कुछ नहीं होगा, सालों के साल बीत जाएंगे। मैं आपके चीज़ों को एक तरफ करते हुए, लेकिन इश्यूज लाइक हेट स्पीच, इश्यूज लाइक अटैक्स ऑन माइनॉरिटी, चर्चेस एंड द अदर थिंग विच आर ऑफ मोर सिग्निफिकेंट I इम्पॉर्टेंट, agree. आप उनको बाकी चीज़ को साइड में रख के प्लीज इनको सुन के डिसाइड करें, सो दैट देयर इज अ मैसेज दैट गोज। नहीं, मैंने महाराष्ट्र का उदाहरण इसलिए दिया कि हिंदुस्तान की राजनीति बदल गई। यू आर राइट। महाराष्ट्र के फैसले से हिंदुस्तान की राजनीति बदल गई। ये ऐसा ही नहीं सरकार इन्होंने कर्नाटका में गिराई, ऐसी ही सरकार मध्य प्रदेश में गिराई, ऐसी ही सरकार बाकी प्रदेशों में भी गिराई। तो अगर आप राजनीति का ढांचा बदल दोगे, हाँ, अगर असम का CM ऐसे स्टेटमेंट देगा और कोई ना तो कोई जज सो मोटो इस पे एक्शन लेगा, ना CEC कुछ कहेगा, तो फिर न्याय है कहाँ? ये सवाल तो बहुत भारी सवाल है ना। लेकिन राहत इंदौरी साहब ने कहीं लिखा था, इंसाफ जालिमों के हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत जाएगा? सही बात है। चलिए एक और चर्चा पे आते हैं। आपको शायद मालूम नहीं, हो भी सकता है कि जो RSS आइडियोलॉग दत्तोपंत ठेंगड़ी थे, उनका बड़ा भारी योगदान रहा टू फाउंड दी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, और उन्होंने ही भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, भारतीय दत्तात्रेय अभिलाषा परिषद इन केरला 87 में बनाया। और आपको मालूम है बहुत भारी बड़े आइडियोलॉग थे RSS के, ये बात सभी जानते हैं, सब जानते हैं। और उन्होंने ये भी कहा दैट वी मस्ट गेट रिड ऑफ द कैंसर ऑफ माइनॉरिटिज्म, ये भी उन्होंने स्टेटमेंट दी। जो अल्पसंख्यक हैं ये एक कैंसर है, इसको ख़त्म करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 370 हटाना चाहिए, ठीक है, वो तो एक पॉलिटिकल मामला है। उन्होंने एक और बड़ी भारी बात की, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि दी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद is competent and determined to become the nucleus of the constituent assembly of the resurgent Bharat. How can it become a constituent assembly of a resurgent Bharat जब हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बाद बनी? तो ऐसे अधिवक्ता परिषद पे जाना, कोई भी जज हो, मैं किसी एक जज की बात नहीं कर रहा, कोई भी जज हो, ये पहले जज नहीं है जो गए, कई जज जाते हैं। हाँ भाई, बहुत सारे जज जाते हैं, तो अल्पसंख्यक जज भी गए हैं। मैं केजरीवाल की बात नहीं कर रहा इस समय। नहीं, अल्पसंख्यक जज भी गए हैं। हाँ, गए हैं। हाँ। और आपको मालूम है कि वो पीछे जो हमने इम्पीचमेंट मोशन दिया था जज साहब का, जी, उसका क्या हुआ? वो रिटायर हो गए। हाँ। और उन्होंने कुछ नहीं किया, और किया कहाँ जाए हम? तो कहने का मतलब ये है कि क्या जजेस को
ऐसे फंक्शंस में जाना चाहिए जहां साफ जाहिर है कि एक आइडियोलॉजी से वो ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है। कपिल जी, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। जजेस को किसी भी पार्टी के एफिलिएट बॉडीज की फंक्शंस में नहीं जाना चाहिए। मैं तो कांग्रेस का लीगल सेल का चेयरमैन था, आपको पता है। जी हाँ। कॉन्शियसली मैंने कभी किसी जज को या इवन फॉर्मर जजेस को अपने फंक्शंस में नहीं बुलाया, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि किसी भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट इन लोगों को नहीं होना चाहिए। मैं तो फॉर्मर जजेस को भी एडवाइस देता हूँ, कई मेरे फ्रेंड्स हैं उसमें से जो रिटायर होके जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मैंने कहा तुम्हारी इज्जत पहले ज़्यादा थी, अब तुम्हारी इज्जत कम हो गई है। That's right. और मैं आई एम वेरी क्लियर कि अगर जजेस अखिल भारतीय ये जो अधिवक्ता परिषद की मीटिंग में जाते हैं, ये एक गलत मैसेजिंग है कंट्री में, और नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे फिर ऐसा समझ आता है कि आपका झुकाव एक आइडियोलॉजी के प्रति है, और ये किसी जज का नहीं होना चाहिए। और जजेस को स्क्रूपलेसली एक डिसीजन लेना चाहिए इस देश में कि हम किसी भी पार्टी से एफिलिएटेड लॉयर ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन में नहीं जाएंगे, खाली बार एसोसिएशन के फंक्शन में जाइए, बार काउंसिल के फंक्शन में जाइए। उसमें तो सभी शामिल है ना। सब शामिल होते हैं, बट ये बिल्कुल ही गलत है, और मैं इसको पूरी तो तरह क्या गलत आप समझता मतलब कि आप डिनर किसी इससे करते हो, उससे करते हो, राजनीतिक लोगों से करते हो, डिनर्स करते हो, उनके साथ जाते हो, फंक्शंस पे जाते हो, अपने आप में ये जो आम आदमी सोचता है कि ये क्या हो रहा है? बिल्कुल सोचेगा। ये देखिए, और आज के ज़माने में जब सब कुछ विजुअल है, सभी लोग इंस्टा पे देखते हैं, अटेंशन स्पैन 2 मिनट की है, तो आप अगर ये मैसेजिंग दिखाते हो कि फलाना पार्टी के साथ हमारा बहुत दोस्ताना है, हमारा बहुत याराना है, फलानी पार्टी के बड़े बड़े लोग हमारे घर आते हैं, तब लोग क्या कहेंगे? वो मैं जब आर्ग्यू कर रहा था तब मैंने उदाहरण दिया था कि सीता की अग्नि परीक्षा का। हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। राम जी जानते थे कि वनवास में और लंका में कुछ नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने सीता जी से अग्नि परीक्षा क्यों करवाई? क्योंकि जब वो अपनी रानी बनाकर वापस अयोध्या ले आने वाले थे, तब कोई उंगली ना उठा पाए। वो सीता जी आई, और फिर उसके बाद भी जब उंगली उठे तो राम जी ने वापस उन्हें वनवास में भेजा। मैं क्वाइट फ्रैंकली आपने ये बात कही, मेरा पर्सपेक्टिव इसके बारे में थोड़ा अलग है। थोड़ा सा अलग है, मेरा तो बहुत ज्यादा अलग है। मेरा नहीं, आपका अलग हो सकता है, पर नहीं, ये काम होना नहीं चाहिए। नहीं, पर आदमी की भी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। औरत और शायद राम जी वो दे भी देते, पर दूसरी बार अग्नि परीक्षा क्यों हुई? दूसरी बार अग्नि परीक्षा का परिणाम क्या हुआ? सीता जी धरती में समा गई, पर जो उनके बच्चे थे लव और कुश, उन पर कोई आंच नहीं आने दिया। तो जो सिस्टम है, सिस्टम कभी कभार अग्नि परीक्षा भी मांग लेता है। ये एक्सट्रीम एग्जांपल है, मैं तो साधारण एग्जांपल नहीं, मैं वरना आजकल तो सीजर्स वाइफ कहने से कुछ नहीं होता है। करेक्ट। तो रोज मतलब कि मैं देखता हूँ कि जो गंभीर संबंध हैं जजेस और पॉलिटिशियंस के बीच, उससे होता क्या है ना कि जो क्लाइंट होता है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, क्लाइंट होता है, वो पता है यार ये तो इसके नज़दीक है, फिर वो पॉलिटिशियन अगर अपनी पार्टी का हो तो पॉलिटिशियन के पास जाएगा कि भैया मेरा केस आने वाला है, आपका वो दोस्ताना है। हालांकि जज करे ना करे वो अलग बात है। इशू ये नहीं है कि वाकई में प्रेशर होता है, इशू ये है कि जो आम आदमी है उसके मन में क्या बीतती होगी, ये इशू है। ठीक है। एब्सोल्युटली। आप ही तो कहते हैं कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट आल्सो बी सीन टू बी डन। इसका मतलब कि एटलीस्ट जो परसेप्शन है ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो एक एवरी लिटिगेंट जो कोर्ट में आता है उसको यही फीलिंग होनी चाहिए कि माय जज इज टोटली इंडिपेंडेंट, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा,
ऑफ नथिंग। देखो, हर इंसान में कहीं ना कहीं कुछ आइडियोलॉजी होगी। अब हम बोलें कि हमारे जज बिल्कुल ही सेंट्स बन जाएं और कोई वो नहीं होने वाला, लेकिन उसका होना फिर भी नहीं चाहिए, ऐसी कोई होना बात भी नहीं चाहिए, बिकॉज देन यू आर ओडरलेस, टेस्टलेस इन इंडिविजुअल्स एंड वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ जजेस। तो अब वो चीज़ तो होगी नहीं। तो लेकिन उसका फिर हाउ डू यू गो फॉरवर्ड देयर? एंड आई पर्सनली बिलीव कि एटलीस्ट अगर ये लोग खुद अंदर से नहीं कर सकते तो हमारी एसोसिएशंस हैं, हमारे लीडर्स हैं, हम ही एक लिस्ट बना के इनको देते हैं कि देखो भाई ये सारी एसोसिएशंस हैं जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड है या जो थोड़ी डाउटफुल हैं, और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी अपनी पब्लिक इमेज के लिए you must refrain from certain activities that send out a long message for the institution. और उसमें there are two things. One thing that we stand collectively and tell them that few things are not done. And second thing, we are giving a list. आप circulate करिए अपने judges को. You bring them in line that they will not participate in such events or will not be seen as doing it. नहीं, वो कौन मानता है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है, उनको तो प्रोटेक्शन है उस पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन और चीफ जस्टिस अगर ऐसा करे भी तो कौन इस बात को माने? लेकिन फिर आप इसको हैंडल कैसे करेंगे? आप इसको टैकल कैसे करेंगे? Because आप अंदर से सिस्टम से नहीं टैकल कर रहे। सारे जजेस को ये पहले सोचना होगा कि हमारा रुतबा क्या है और कर्तव्य क्या है, क्योंकि आम आदमी को भगवान के प्रति सोचते हैं वो कि ये तो भगवान है, हमारी जिंदगी का हमारा जो भविष्य है ये तय करेंगे। उस नज़रिए से अगर जज अपने आप को देखे तो निश्चित रूप से वो सही काम करेगा, लेकिन उस नज़रिए से जज नहीं देखते। That is the oath that they take at the time when they take the office. I mean, you know, you probably have to bring a lot back into that. I agree with you. अच्छा, अब दूसरी बात आपसे शुरुआत करते हैं। जब रिक्यूजल की बात आती है कि आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए, तो जज को इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि भाई मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ कि ये गलत है। इस नज़रिए से देखना चाहिए कि जो आपके पास आया है, क्लाइंट आ रहा है जो आपको बोल रहा है कि भाई आपको उसकी नज़रिए से देखो कि क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मुझे रिक्यूज़ करना चाहिए। ये कानून कहता है कि आप अपने नज़रिए से नहीं देखोगे, उसके नज़रिए से देखोगे। हाँ, और उससे नज़रिए से देखोगे तो फिर आपका वो कॉन्डक्ट देखेगा पब्लिक स्पेस में कि आपने पिछले महीनों में क्या किया, किससे मिले, किससे नहीं मिले, किससे दोस्ताना है, तो निश्चित रूप से वह कहेगा साहब आप तो इनके दोस्त हैं या आप इनके फंक्शंस में जाते हो, आपको नहीं सुनना चाहिए। ये है कानून की बात। तो किस आधार पे जज को तय करना चाहिए कि मैं सुनूंगा या नहीं सुनूंगा? कपिल जी, इसका कोई मापदंड नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा मापदंड होता है आपका कॉन्शियंस। और मेरे ओपिनियन में अगर मैं एक जज की कुर्सी पे बैठा हूँ और मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति मेरे से बोलता है कि मुझे आप पे फेथ नहीं है, दैट शुड बी द एंड ऑफ द मैटर। मैं नहीं सोचता कि किसी जज को कभी इंसिस्ट करना चाहिए कि मैं ये केस सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने पुराने ज़माने में देखा था कि जज कभी रिक्यूजल पे बहस नहीं होती थी। कपिल जी, सही बात है। ये तो नया फिनोमेना है। मैंने पुराने ज़माने में रिक्यूजल की बहस कभी नहीं सुनी है। पुराने ज़माने में अगर चिट्ठी पहुंच जाती थी तो जज कहता रहा प्लीज पुट इट बिफोर द बेंच। दैट इज द लेवल ऑफ डिटैचमेंट वी मस्ट सी। और ये जो एक नई प्रथा इस देश में हम देख रहे हैं, मेरे ओपिनियन में ये जुडिशरी की का जो फेथ लॉस है उसका एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। आपको एक याद होगा कि ईडी ने एक मामले में एक जज को, स्पेशल कोर्ट के जज को कहा था कि हमें भरोसा नहीं है आप पे। वो जज ने रिक्यूज कर दिया। नॉर्मल था। हाना ने कोई आरोप नहीं लगा रहा था, हम कहते हैं कि हमें आप पे भरोसा नहीं है। ठीक है, एक तो वो उदाहरण है, ईडी का ही उदाहरण है। और दूसरी तरफ कोई कहता है कि आप पे भरोसा नहीं है तो उस पर रोज के रोज बहस चलती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने ये नई प्रथा इस देश में देखी है कि रिक्यूजल पे बहस। ईडी तो करवा सकता है, कोई और नहीं करवा सकता। नहीं, ईडी तो खैर ईडी का जो पेडिस्टल है बहुत हाई पेडिस्टल है आजकल, और ईडी तो कुछ भी करवा सकता है। आई मीन बोलना नहीं चाहिए,
किसी को अरेस्ट करते हैं इन द कोर्स ऑफ इलेक्शंस, और जिस दिन चुनाव आज खत्म हुआ तो उनको रिलीज कर देते हैं। उसी का उदाहरण ले लेते हैं कि आप देख लीजिए कि ईडी उन्हीं लोगों के पीछे पड़ रहा है जब प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट डाल रहा है जो विपक्ष के लोग हैं। विपक्ष के ये ऊपर तो कोर्स जज साहब भी जानते हैं, जानते हैं ना। 100%। कोई ऐसा उदाहरण नहीं आपको मिलेगा कि सत्ता पक्ष में बैठा हुआ उसको ईडी उसके छापा डाले या उसके खिलाफ केस करे। ये जज साहब जानते हैं। तो निश्चित रूप से ईडी का रवैया सही नहीं है, लेकिन कौन कह रहा है? किसी ने कहा कि आपका रवैया सही नहीं है? मुझे कभी जब कभी पिटिशन गया था तो कोर्ट ने तो कह दिया था कि हम ऐसे ब्लैंकेट वाले पिटिशन देखेंगे नहीं, आप कोई ठोस उदाहरण लेके आए तभी देखेंगे। तो इसीलिए वो जो जज के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो गिरती जा रही है। क्यों मीनाक्षी जी? आप एक कैन ऑफ वर्म्स खोल रहे हैं। नहीं रियलिटी की बात कर जब रहे हैं। आप बोलते हैं कि हम देखिए, रिक्यूज नहीं करेंगे, जान हम कपिल बात में दिल से के शो में हम क्या करते हैं कि लोगों को उनका खुद का चेहरा दिखाते हैं। आप जब वो चेहरा पब्लिक में दिखाते हैं कोर्ट रूम में जहाँ पे 100 लोग सुन रहे हैं और उस चेहरे में कुछ चीज़ें होती हैं जो वेरीफाई हो सकती हैं और जो सच होती हैं, तो वो आपकी इमेज, एक जज की इमेज और एक इंस्टीट्यूशन की इमेज को कहाँ से कहाँ गिरा देती हैं। और इसलिए आज की तारीख में आप जब कहते हैं कि पहले कोई क्वेश्चन ही नहीं करता था रिक्यूजल को, जहां उनको किसी ने बोला कि हमारे पास वो जो टर्म यूज होती थी रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस, That's right. यू नो, तो इट्स ओनली अ रीजनेबल In एप्रीहेंशन the mind of the ऑफ द of the litigant. लिटिगेंट बिफोर यू। और वो एक कितना सिंपल सा टेस्ट एक आप अप्लाई करते थे। अब यहाँ अगर आप बोलते हैं कि आप इसको बहुत इलेबोरेट करें और मुझे बताएं कि आप कहाँ से हैं, तो वो तो आपने पूरा एक कैन ऑफ वर्म्स खोल दिया अपने ही खिलाफ, अपने इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। सही बात है। और वो एक जज के लिए नहीं है, वो बहुत जजेस के ऊपर यही चीज अप्लाई हो जाएगी। देन वेयर आर वी लेफ्ट विद इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस एंड दैट inner integrity that we expect from our judges. That's right. चलिए It's a very tall order now. एक और बात पे चर्चा करेंगे। ये बात पिछले मैं 10-12 साल से कह रहा हूँ, ये मास्टर ऑफ रोस्टर की बात। हो क्या रहा है कि आप एक जज को MLAs और MP के केस देंगे, एक ही जज को, कोई और जज नहीं सुनेगा। और वो जज की नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस करते हैं ना। अच्छा, और किसी के पास जा नहीं सकता। और अगर उस जज के ऊपर इस किस्म के आरोप हों तो निश्चित रूप से लोगों को विश्वास नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसका तो एक सल्यूशन बड़ा सिंपल है कि एक शख्स को MP MLA का जज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इतने सारे MP सिंपल MLA केस बात भी है। आप क्यों किसी एक को रखते हो? क्योंकि ये रिग हो सकता है, सिस्टम ही रिग हो सकता है, सारा सिस्टम रिग हो सकता है। बिल्कुल। और हर एक चीफ जस्टिस हर एक स्टेट में एक ही जज को नियुक्ति करता है। नहीं, वो भी तो ये सुप्रीम तो कोर्ट के अन्याय है judgment अपने आप में। बल्कि और मतलब- लगने लगा है। हाँ, बिल्कुल। बड़ा अजीब लगने लगा है। अभी जी अब लगने लगा कि एक ही जज को आप MA में जज लगा दो, सारे विपक्ष के केस वहीं जाएंगे। और आप उदाहरण ले लो, आप हिंदुस्तान के स्पेशल जजेस के डिसीजंस के उदाहरण ले लो, आपको पता चल जाएगा कि किसके खिलाफ फैसले होते हैं और किसके पक्ष में होते हैं। साफ जाहिर है। आप प्री डिस्पोजिशन की बात कर प्री रहे हैं। डिस्पोजिशन करते हैं। वो यही प्रॉब्लम है। आप सॉरी कपिल जी, इसमें अपन जज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, बट मेरा एक इसमें दूसरा सवाल भी है आपसे। जी हाँ, ये रोस्टर कौन बनाता है? चीफ जस्टिस। जी हाँ। तो प्रश्न तो हमको चीफ जस्टिस से करना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे उस हैं? पर मैंने जान के सवाल नहीं किया, फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस किसी सोच के साथ बनाते होंगे। नहीं, वो तो मैंने कहा एक लार्जर इशू इसमें ये है। बहुत बड़ा इशू है, बहुत ही बड़ा इशू है। यही बात रोस्टर, मास्टर ऑफ द रोस्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये में। खाली एक स्टेट की बात नहीं है। नहीं, ये मोस्ट स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है। नहीं, even in the Supreme Court of India, even in the Supreme Court of India, the master of the roster decides there must be a better system for the distribution of cases कि किसको क्या सुनना चाहिए,
क्योंकि ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बात है ना, बेटर एंड मोर उसमें भी ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता होनी चाहिए ना, इसमें भी पारदर्शिता होनी बिल्कुल बिल्कुल बेटर एंड मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम। एग्जैक्टली आप रोस्टर के प्रिंसिपल्स आप अनाउंस कीजिएगा एग्जैक्टली कि इसके कॉम्पिटेंस ये 4 जजों में है, इसकी कॉम्पिटेंस ये 4 जजों में है, और फिर कोई एल्गोरिथम से आप एल्गोरिथम से होना चाहिए। असाइन करते जाइएगा, तभी कुछ। अभी तो हमको पता भी लगता है कि अच्छा ऐसे वाला मामला सिर्फ यही जज के सामने जाएगा, तो ये जज क्या की रूलिंग क्या होगी तो हमें पहले से मैं पता उदाहरण लगता के है। तौर पे देखता हूँ कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट केसेस जो किसी चीफ मिनिस्टर का या किसी मिनिस्टर का भविष्य तय करेंगे, तो वो इलेक्शन आने लगती है तो सडनली लग जाते हैं। तो फिर संदेह नहीं होता लोगों को कि यार क्या, मतलब कि 15 साल पुरानी बात या 20 साल पुरानी बात, या कोई ऐसी इशू, कोई ऐसा मुद्दा है। कि कोई टेम्पल एंट्री या कोई और जब उस स्टेट में जब इलेक्शन हो रहे हैं तो ये वही मुद्दे सामने आ जाते हैं। तो ये तो एक मतलब कि अपने आप खुद ही जजेस अपने आप में अन्याय कर रहे हैं, अपने इस इंस्टीट्यूशन पे अन्याय कर रहे हैं। रियलिटी तो ये है। So I have a slightly different take. Sure. So I say, then जब ये सिर्फ बार में होगा, कॉमन मैन को शायद इतना ना समझ आए, लेकिन बार इज अ लार्ज बॉडी, और जब बार इज एबल टू प्रिडिक्ट कि ये मैटर यहाँ लग सकता है, तो आपके सिस्टम में, और वो लग जाता है वहाँ ही, तब आपके सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। जब वो प्रिडिक्टेबिलिटी रियलिटी में बदलती जाती है, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा, 4 दफा, और आपको पता है कि कहीं पे कोई प्री डिस्पोजिशन है, तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो वो फिर जब हम रीजनेबल एप्रीहेंशन, अब बायस उसको ना कहें लेकिन प्री डिस्पोजिशन कहें या जो भी कहें, दैट विल स्टेप इन देयर, एंड देयर आई विल से विद व्हाट संजय हैज सेड कि नहीं, दे यू मस्ट हैव 4-5 बेंचेस जो एक पर्टिकुलर हर इश्यूज में आप रखिए, चाहे आपका आईबीसी है, चाहे आपका पीएमएलए है, चाहे आपका क्रिमिनल मैटर है, या आपके लीडर्स के मैटर्स हैं। नहीं, दे मस्ट बी 4-5 डेजिग्नेटेड बेंचेस, और 4-5 डेजिग्नेटेड बेंचेस में भी have more of benches, and let it only and go by an algorithm and no other means. लेकिन अब I have lost faith in that because there's a hand that feeds the system. तो नहीं कपिल जी, ये बहुत बड़ा इशू है इस देश में, और ये पूरे आप बार एसोसिएशन का एक दिन, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी दिन बार एसोसिएशंस को आप इनवाइट करिए, एंड बार काउंसिल तो मैं इतना नहीं कह सकता, बट बार एसोसिएशंस वुड लाइक टू कम एंड स्पीक टू यू ऑन दी। वो तो आई नो दैट, मैं बुला भी लूंगा। I want to just add one thing. I was doing a सर्च एक बारी इसी इशू के ऊपर, और मैंने सुप्रीम कोर्ट के पूरे वो जजेस के क्या क्या मैटर्स मार्क हो सकते हैं उसको बाहर निकलवाया, एंड यू वोंट बिलीव इट कि सब जजेस के पास क्रिमिनल मैटर्स जा सकते थे, हर एक के पास ऑलमोस्ट। बट सब पे इम्पोर्टेंट मैटर तो किसी एक ही बेंच पे जाते थे। एग्जैक्टली वे दैट्स वेयर माई प्रॉब्लम लाइज। दैट इज, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर वो सब जजेस के आगे मैटर्स जा सकते थे, तो वो मैटर्स केवल 1 या 2 या वो 3 जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनके आगे क्यों जाए? विवेक जी, आपका क्या? देखिए, मैं तो कंप्लीटली कन्विंस्ड हूँ कि judiciary will have to do a lot of introspection, जैसे the profession will have to do also, even lawyers will have to do a lot of introspection. आपने मुझे कहा ना कि मैं वकीलों को बुला लूं और उनसे बातचीत करूं, लेकिन वकीलों में देखिए, हम जो वकील हैं, इन द कोर्ट कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इन द कॉरिडोर्स कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वी आर देयर टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स ऑफ पीपल। वो हम बाहर जो मर्जी करें, ठीक बात है, लेकिन यहाँ तो पॉलिटिक्स के आधार पे वकील भी बटे हुए हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम कोर्ट में जाते हैं, हम कभी नहीं सोचते कि हम कांग्रेसमैन हैं या इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ नथिंग।
भैया हमने बहस करनी है, बहस करके खत्म करो। वी आर वेडेड टू लॉ बेसिकली। वेडेड टू लॉ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द बार इज डिवाइडेड। हाँ, अब लेकिन- अधिवक्ता जैसे आपके 2,000 लोग तो मीटिंग में आते हैं और यही लोग जज बनते हैं, आपको मालूम बता दूं, जी बिल्कुल। क्योंकि सरकार के प्रति इनका वो रवैया रहता है। ये गवर्नमेंट पैनल में आते हैं, फिर उसके बाद जज बन जाते हैं। झुकाव रहता है ना उनका। हाँ, तो ये बड़ी भारी प्रॉब्लम है, और सिस्टम को ऐसे चलता रहेगा तो आपको मालूम नहीं कि क्या होने वाला है आगे। और हमने तो ये भी सुना है कि अगर अधिवक्ता परिषद कहे कि फलाने साहब को सीनियर एडवोकेट नहीं बनना चाहिए तो वो भी होने लगा है। कई अच्छे वकील हैं जो सरकार की ओर से प्रैक्टिस करते हैं और हर सरकारी मामले में है, फिर भी नहीं, वो तो senior अलग, नहीं वो तो पर्सनल भी बात हो सकती है ना। नहीं वो लेकिन कभी कभार तो मतलब कि कई ऐसे बड़े गंभीर मुद्दे हैं जिनको जजेस को खुद सोचना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है। वो आपने कभी विजन है टू यू नो यू मीनाक्षी कांट कभी यू बीन इन वॉशिंगटन, यू हैव प्रैक्टिस्ड इन वॉशिंगटन, आपने कभी Very सोचा था कि चीफ जस्टिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी हैविंग टेट आ टेट with senators and with presidents of the United States? कभी सोचा भी है आपने? The same thing with in Europe कभी सोच भी नहीं सकते आप। यहाँ तो माहौल ही अलग है। लेकिन वहाँ पे जो सिस्टम है वो बहुत क्रिटिकल है आज की डेट में भी, और कभी कुछ अगर ऐसा हो जाए तो पीपल स्पीक एंड दे आर हर्ड। हमारे साथ प्रॉब्लम है एज यू सेड कि हमारा बार ही बट गया है, राइट? एंड हम एक चीज़ नहीं रियलाइज करते कि वी डोंट सी बियॉन्ड द टिप ऑफ आवर नोजेस। अगर वो इंस्टीट्यूशन ही कल नहीं बचेगा तो वेयर इज दैट इंस्टीट्यूशन फॉर दिस बार? इसीलिए तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, अदरवाइज हम करते भी नहीं। कि इतनी गिरावट आ चुकी है और लोगों का विश्वास उठ रहा है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और आप लोग इन लोगों को सोचना चाहिए। अभी हमें मालूम है कि इस केस में ये मैटर इस कोर्ट में गया तो हम गए, सुनने नहीं वाला गए, इसमें गया तो शायद कोई चांस है। ठीक है, एटलीस्ट न्याय तो होगा। ठीक है ना भाई? ठीक बात है। तो ये इट्स अ वेरी वरिंग थिंग एंड पीपल जिन्होंने जुडिशरी को एज जुडिशरी इज ऑल्सो वे ऑफ लाइफ फॉर अस। हमने जुडिशरी को जिस तरह से देखा है, एंड व्हेन आई से जुडिशरी मींस आई आल्सो मीन द बार। मेरे को बार एंड बेंच में कोई फर्क नहीं दिखता है, बल्कि मैं आई ऑलवेज स्टे इन माई स्पीचेस कि बेंच जजेस तो कुछ साल के लिए आते हैं, वकील तो परमानेंट है। अगर द चैरियट ऑफ जस्टिस चल रहा है इस देश में, इट्स बिकॉज ऑफ द लॉयर्स एंड द बार। तो मेरा ये कहना है कि दिस इज अ टाइम, जो आपने बहुत अच्छी बात कही, जो इंट्रोस्पेक्शन आपने जो स्टार्ट किया है, एंड दिस इंट्रोस्पेक्शन शुड नाउ स्प्रेड टू ऑल बार एसोसिएशंस। एंड एज मीनाक्षी जी कह रही थी कि हो सकता है कि वी शुड नाउ बी पुटिंग पॉइंट्स ऑफ रेक्टिट्यूड और कहिए या वैल्यू सिस्टम्स के जो वैल्यूज आपने बनाई थी, अभी आई थिंक वी विल हैव टू प्रपोज इनटू दैट आई थिंक यू नीड टू इंक्लूड दिस। और हर चेंजिंग टाइम के साथ होता है। 97 में एक आई थी, उसके बाद 2005 में था शायद उनका जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस था चीफ जस्टिसेस का। तो अभी वी आर 20 years away, and if we have these are still called dropped those are called further, the then I think they should Bangalore seriously. principles of 2002. So फिर you are quite 24 years from then. That's right. So I think in नहीं, वो तो 20 भूल गए, सभी लोग भूल गए बैंगलोर प्रिंसिपल है क्या, सब लोग भूल चुके हैं। ये रियलिटी है। और अगर हम तो अपने जुडिशियल एकेडमी कुछ नहीं करती इसके बारे में? जुडिशियल एकेडमी क्या करेगी? जुडिशियल देखिए ऐसा रियलिटी इज कि हर जज को खुद अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा। बात तो अल्टीमेटली इंटेग्रिटी की आती है ना, खुद सवाल पूछना चाहिए। जैसे आपने कहा कॉन्शियंस को पूछना चाहिए कि भाई मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। अगर वो जज नहीं पूछेगा तो निश्चित रूप से नतीजा यही होगा। विशियस साइकिल है, बहुत भारी विशियस साइकिल है। और दूसरी बात, चलिए आखिरी बात, ये पॉलिटिशियंस को भी सोचना चाहिए कि मैं क्यों इसके घर जाऊं। बिल्कुल। छोड़िए, आप जज को छोड़ दीजिए, पॉलिटिशियन क्यों घर जाते हैं? पॉलिटिशियन क्यों ऐसे मिलते हैं? फिर उनकी रील्स चलती हैं सोशल मीडिया पे, फिर उसका प्रभाव पड़ता है, राइट? सो पॉलिटिशियंस को भी सोचना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इनका कहना है कि साहब हमें रोज लॉ मिनिस्ट्री से काम पड़ता है इसलिए हमें मिलना पड़ता है। आप फॉर्मली मिल लीजिए,
इनफॉर्मल मिलने का क्या मतलब है? रियलिटी तो ये है। तो पॉलिटिशियंस को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को खुद अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए ये जो कई मामले हैं सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, जाके एक मैसेज जाए देश में कि हम ऐसे नजरअंदाज नहीं करेंगे ऐसे मामलों में। कपिल जी, एक जगह मैं आपसे बेग टू डिफर, आप हर वक्त सुप्रीम कोर्ट को एम्फसाइज करते हैं। मेरा कहना है कि देश की हाई कोर्ट का क्या होगा? नहीं आज नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये चीजें हाई कोर्ट को करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट कोर्ट होता है, और जो स्यू मोटो एक्शंस होने चाहिए ये हाई कोर्ट्स में होने चाहिए। सही बात। और आजकल लोग हाई कोर्ट्स में ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहती है। लोग सोचते ही नहीं कि संभव है कि हाई कोर्ट्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बड़ा सख्त कदम उठा सकेंगे। आज ऐसी एक फीलिंग है। तो मैं तो चाहता हूं कि हम सबसे पहले अपने हाई कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को स्ट्रेंथन करें। पुराने ज़माने में एक सेशंस कोर्ट का जज बाहर निकलता था, लोग कहते रहे डिस्ट्रिक्ट जज जा रहा है। सही बात। आज तो ये नहीं पता रहता कि डिस्ट्रिक्ट जज कौन है। तो यहाँ तो हाई कोर्ट में फैसला अगर कोई इंडिपेंडेंट जज दे उसका तबादला हो जाता है। हाँ, हो जाता है ना। उसकी सहमति तो सुप्रीम कोर्ट ही देता है ना। लेकिन एक बात उनकी सही है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट में आते हैं वो मेजॉरिटी तो वो हाई कोर्ट से ही आते हैं और नीचे से आते हैं। तो अगर पहले हम उसको अगर थोड़ा सा सही करें तो हो सकता है कि ढांचा तो नीचे से सही होना चाहिए ताकि वो ऊपर तक ठीक हो। एक बात में बड़ा खुश हूँ कि कुछ ऐसे भी जज हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, बिल्कुल जो हिम्मत से फैसला देते हैं। बिल्कुल ऐसे फैसले जो ना हाई कोर्ट से आते हैं ना सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। बिल्कुल नहीं। Absolutely, you're right. हमें तारीफ करनी चाहिए। There's a lot of courage. और वो इतिहास के पन्नों में वही जाते हैं। हाँ, और वो ऐसे जज है जो मेरे जैसे वकील नहीं है, जो ये सब कुछ करके फिर बाद में वकालत में आए हैं। वो लोग 5 साल से अपने नेशनल लॉ स्कूल, ये स्कूल से सब सीख के आए हैं और उन्हें पता है कि कानून क्या होना चाहिए, और सिर्फ कानून से जाते हैं। तो फिर वो ये दूसरी बात है कि जो भी वो फैसला दे देते हैं फिर ऊपर से कोई स्टे आ जाता है। तो ऊपर वालों को भी ना, दूसरे कोर्ट्स को, ट्रायल कोर्ट्स को एक लीड दे देना चाहिए कि भाई आप फैसले लो, हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कई जज ऐसे कहते हैं अच्छा ये हाई कोर्ट से है, ये हाई कोर्ट में तो ये हो रहा है, चलो स्टे। ये भी नहीं होना चाहिए। एक डिसेंट्रलाइज्ड फेडरेटेड जस्टिस सिस्टम जहां हर जज ये कह सकता है, कानून ये कहता है, मुझे ये दिख रहा है और मैं फैसला दूंगा, बिना द्वेष, बिना अनुराग। जहां इंटेग्रिटी होगी वहां इंसाफ होगा, जहां इंटेग्रिटी नहीं होगी वहां बेइंसाफी होगी। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, आपके पास बहुत अच्छे यंग जजेस हैं जो करना चाहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हैं। उनके सामने 2-3 चीज़ें हैं, आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे उनके लिए? नंबर 1, एक तो उनके चलो जजमेंट सेट असाइड हो जाते हैं द ड्रॉप ऑफ अ हैट बिकॉज दे आर इनकन्वीनियंट और वॉट एवर दे मे बी, आई विल यूज द वर्ड इनकन्वीनियंट। नंबर 2, उनको प्रोटेक्शन कौन देगा? After all, they also have aspirations to grow. If a man is bold, he's brave, और वो अच्छी जजमेंट लिखता है, और वो जजमेंट मे बी इन अ सेंसिटिव पॉलिटिकल मैटर, आप उसे you have to give that man his respect, his position. लेकिन if subsequently he gets targeted for having written that judgment, what happens, yes. Why will anyone stick their necks out? So we are not protecting them either way. And this third thing I think is the district judges, who are, some of them are exceptionally good, their avenues for promotion to the High Court and very little to the Supreme Court, right. Which is completely wrong. चलिए, आई थिंक ये बहस तो खैर हो गई और चर्चा हो गई, और देखते हैं कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू Thank you for having us. दिल से थैंक यू। दिल से